मारिफत हक़्क़ुल यक़ीन का नाम है, जो यकीनन मक़सद-ए इस्लाम है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल एहसान मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं आपका और हम सब का पसंदीदा प्रोग्राम इल्म व मारिफत, जिसमें हम मुख्तलिफ़ इल्मी, फ़िक्री और रूहानी शख्सियात को आपके सामने ला कर के गुफ्तगू करते हैं और उनकी शख्सियत को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रोग्राम में अब तक हमने बहुत सारे एपिसोड्स कर लिया है। अब एक नए टॉपिक, नए मौजू को लेकर के हम आपके रूबरू करने जा रहे हैं। इस बार हज़रत मौलाना फ़ाज़िल नौजवान जनाब फैज़ान अज़ीज़ी साहब, जो कम उम्र होने के बावजूद इल्म व फ़िक्र और फ़ज़्ल व कमाल में हैं, बहुत ही आला मर्तबा रखते हैं। मौसूफ़ से हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान आम तौर पर स्कूल से दूर क्यों हैं, इनके पास स्कूल का एक निज़ाम क्यों नहीं है, एक स्कूलिंग सिस्टम क्यों नहीं है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर हम गुफ्तगू को शुरू करते हैं जनाब फैज़ान अज़ीज़ी साहब से। जनाब फैज़ान साहब, आपका खुश आमदीद हमारे इस प्रोग्राम में। मौलाना फैज़ान साहब हमारे यहाँ पहली बार तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम में, तो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर उनका तारुफ़ भी हो जाए। आप जामिया अशरफिया मुबारकपुर के मबानी हज़रत हाफिज़ मिल्लत हुज़ूर अब्दुल अज़ीज़ मुरादाबादी सुम्मा मुबारकपुरी के नबीरा हैं। आप बेहतरीन फ़ाज़िल हैं। साथ में पिछले कई बरसों से आप स्कूली निसाब, स्कूली निज़ाम और निज़ाम तालीम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जनाब फैज़ान साहब क़िबला, पहले ये बताएं हमें कि आखिर ये स्कूली निज़ाम क्या है, ज़रा इसका एक तारुफ़ हो जाए मुख्तसर, ताकि हमारे नाज़रीन जान पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में दावत दी, और इस प्रोग्राम में मेरा जो ख़ास मिशन है और हमारे बुज़ुर्गों का मिशन है, उस पर कुछ गुफ्त शुनीद करने का मौका फ़राहम किया। दरअसल स्कूली निज़ाम को समझने के लिए पहले हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को अच्छी तरीके से समझना होगा। अभी हम लोग अब तक जो तालीमी निज़ाम हिंदुस्तान का देखते आए हैं वो ये है कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के बाद में हायर एजुकेशन। स्कूली निज़ाम क्या है? स्कूली निज़ाम ये है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक को जो सिस्टम पढ़ाता है उसको स्कूल बोलते हैं। यानी स्कूल का ग्राफ या स्कूल का लेवल जो होता है वो सीनियर सेकेंडरी तक होता है, जिसको हम आम भाषा में, आम ज़बान में +2 कह सकते हैं, इंटर कह सकते हैं। उसके बाद जो हायर एजुकेशन होती है ग्रेजुएशन लेवल की और उसके ऊपर की, वो सब यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के या डिग्री कॉलेजेस में जा कर के वो हासिल की जाती है। अब बड़ी बात ये भी हो रही है इस वक्त फ़िलहाल कि अब तक जो स्कूली निज़ाम था वो ये था जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया, लेकिन अब आने वाले दौर में जो स्कूली निज़ाम होगा और जिस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की गवर्नमेंट लेकर के आई है और उसको लॉन्च कर रही है, तो वो अब इससे हटके है। यानी उसको यही कह सकते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, बट उसको उन्होंने इस तरीके से चेंज कर दिया है कि पहले हम जो तालीमी हासिल करते थे बच्चे हमारे, या स्कूल में हम जो जिस सिस्टम को अप्लाई करते थे वो ये होता था कि 5th क्लास होता था, 5th के बाद 8th होता था, और 8th के बाद में 9th 10th होता था, फिर 10th के बाद में 11th 12th होता था, जिसको 10+2 कहा जाता था। लेकिन उस निज़ाम को इस सिस्टम में चेंज किया जा रहा है और उसको यूँ किया जा रहा है 5+3+3+4, यानी 5 साल इब्तिदाई जो होंगे वो बच्चे की देखरेख के तौर पर वो 2nd क्लास तक होंगे, यानी नर्सरी, LKG, UKG, 1st और 2nd। जी। दूसरे
3 साल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और फिर दूसरे 3 साल वो 6th, 7th और 8th, और फिर 8th के बाद में वो 10th तक 4 साल एक सिस्टम होगा। जो अब तक बोर्ड का एग्ज़ाम होता था हाई स्कूल का, अब वो आने वाले कुछ सालों में चेंज कर दिया जाएगा। ये स्कूली निज़ाम है। स्कूली निज़ाम चलाने के लिए क्या करना होता है? दूसरे बहुत सारे निज़ाम, तालीमी निज़ाम आप अपनी नज़रों में देख रहे होंगे और तो आपने महसूस किया होगा, लेकिन स्कूली निज़ाम में ख़ुसूसी तौर पर यह होता है कि किसी न किसी बोर्ड से एफिलेशन लेकर के फिर एक तालीम का बाज़ाब्ता सिस्टम शुरू किया जाता है। स्कूली बोर्ड ये इंडिया के अंदर सबसे पहला जो स्कूली बोर्ड है वो यूपी बोर्ड था, बल्कि आज भी इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यानी रिज़ल्ट एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट अगर किसी बोर्ड के पास हैं तो स्टेट बोर्ड में वो यूपी बोर्ड है। ये इस्टेब्लिश हुआ हमारा 1921 में। इसके बाद में फिर 1929 में जो है सीबीएसई बोर्ड लॉन्च हुआ और उसके बाद में बहुत सारे बोर्ड्स हुए। तो हम जब भी स्कूल खोलने का इरादा करें तो सबसे पहले हम किसी बोर्ड से एफिलिएशन लें, और किसी बोर्ड से एफिलिएशन लेने के बाद में फिर हमें ये तय करना है कि हमको अपने बच्चों को कहाँ तक तालीम देनी है। आप प्ले स्कूल भी खोल सकते हैं, और प्ले स्कूल में आमतौर पर जो तालीम होती है वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की होती है, जो आप एक ट्रस्ट के बेस पर किसी भी रेसिडेंशियल कॉलोनी में भी खोल सकते हैं छोटे बच्चों की तालीम के लिए। और उसके बाद अगर आपको प्राइमरी तौर पर चाहिए एफिलिएशन तो आप प्राइमरी लेवल का 5th क्लास तक का एफिलिएशन लेकर के खोल सकते हैं, और 8th क्लास तक का भी एफिलिएशन लेकर के आप खोल सकते हैं। और उसके बाद की फिर बात है कि आप 9th, 10th, 11th, 12th का एफिलिएशन लेकर के स्कूल शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि आपने जो स्कूली निज़ाम पर रोशनी डाली और साथ में अपने स्कूल के जो बोर्ड्स हैं उस पर भी रोशनी डाली, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ रह जाती है कि ताकि हम स्कूली निज़ाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ, एक तो ये है कि स्कूल जी, और दूसरी तरफ प्राइवेट चलने वाले जो बोर्ड्स हैं, निज़ाम है, सिस्टम है। जैसे मिसाल के तौर पर मुसलमानों के यहाँ मदरसों का एक निज़ाम है, इसी तरह जो है हिंदू जो मज़हब हैं उनके यहाँ एक पाठशालाओं का एक मुकम्मल निज़ाम है, ये प्राइवेट निज़ाम है। ठीक है, क्या इन दोनों पर आप रोशनी डाल पाएंगे कि स्कूलिंग निज़ाम में और जो प्राइवेट निज़ाम में उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, आप जिसको प्राइवेट निज़ाम कह रहे हैं वो दरअसल प्राइवेट निज़ाम नहीं है जी। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं वो मदरसा बोर्ड के अंडर में चल रहे हैं, जो खुद एक सरकारी निज़ाम है। और लगभग 554 मदारिस को एड मिलता है, गवर्नमेंट से जो है तनख्वाहें मिलती हैं, और उसके बेस पर जो है मदरसे काम कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट आप उन मदरसों को कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट से ऐड नहीं ले रहे हैं, उससे पैसा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एफिलिएशन लेकर के वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कई स्टेट्स में जो है संस्कृत बोर्ड भी हैं, तो जो हिंदू कम्युनिटी है, वो हिंदू कौम है, वो अपने संस्कृत बोर्ड से जो है एफिलिएशन करा करके अपने स्कूलों पे काम कर रही है। और इसमें जो है आपको मिसाल के तौर पर शिशु विद्या मंदिर स्कूल वगैरह जो है मिलेंगे, लेकिन इसमें भी जो मोस्ट स्कूल हैं वो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, और किसी स्टेट बोर्ड के जो गवर्नमेंट बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, उनसे वो एफिलेटेड हैं। तो मदरसा बोर्ड खुद अपने आप में एक बोर्ड है, और संस्कृति बोर्ड खुद अपने आप में एक बोर्ड है, वो काम कर रहा है। आपने मुख्तसर तौर पर स्कूली निज़ाम के फ़ायदे पर अपने रोशनी डाली है जी, इसके और फ़ायदे को इस पर जो है मैं मज़ीद आना चाहूँगा जी, तफसीली रोशनी की ज़रूरत है। लेकिन मदरसा और जो पाठशालाएँ हैं, आपने जो कहा संस्कृति बोर्ड्स जो हैं इसके, तो और स्कूल में जो बुनियादी तौर पर मुझे फ़र्क समझ में आया आपकी गुफ्तगू से, वो ये है कि जो स्कूल है वो मेन स्ट्रीम की चीज़ है, यानी मौजूदा ज़माने में जो कुछ हो रहा है, जिन उलूम की ख़ास तौर पर ज़रूरत है वो उलूम दी जाती हैं स्कूल में। इसलिए कहा जाता है, हमारे मुफक्किरीन ये कहते हैं कि कम से कम स्कूल से हर तालिब इल्म को, हर पैदा होने वाले बच्चे को 10th तक पढ़ाई लाजमी है, उसके अलावा चाहे वो जो भी तालीम हासिल करें। बहरहाल,
तो ये एक फ़र्क मुझे समझ में आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये फ़र्क दुरुस्त है। देखिए, मेन स्ट्रीम स्कूल है, क्योंकि मैं मदरसा बोर्ड का एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा, यूपी मदरसा बोर्ड का, कि यूपी मदरसा बोर्ड की जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट से हमें ख़ुसूसी तौर पर पासपोर्ट बनवाने में हमारे बहुत सारे जो रिलेशन में लोग रहे, उनको बड़ी दिक्कतें आई। उसकी वजह क्या हुई? इसका सिस्टम जो ख़ास तौर पर मुस्लिम कौम के लिए था, तो वो कहीं ना कहीं लचर पचर है, और वो कहीं ना कहीं गड़बड़ सड़बड़ उसमें हो रहा है। लेकिन स्कूल के अंदर क्या होता है कि स्कूल बोर्ड सबसे जुड़ा हुआ है जी, तो सब उसकी फ़िक्र करते हैं, हर गवर्नमेंट उसकी फ़िक्र करती है। मदरसा बोर्ड चूँकि एक ख़ास कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसकी फ़िक्र अगर मुसलमान करेंगे तब फ़िक्र होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। अच्छा, ये होना भी चाहिए भाई, ठीक है, जिसका हक़ है वो करे। अगर वो जाग रहा है तो ठीक है, नहीं जाग रहा है तो सो रहा है तो सोने दो, ये तो लोग चाहेंगे ना। तो लेकिन स्कूल बोर्ड को मैंने ये देखा कि जब मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था कि ख़ुसूसी तौर पर हर 5 साल में चीज़ें अपडेट होती हैं जी, और ख़ुसूसी तौर पर जो हर बोर्ड अप्लाई करता है जिस सिलेबस को पढ़ने के लिए, NCERT सिलेबस, वो तो हर साल छपता है और हर साल नए तरीके से अपडेट होकर के छपता है। तो इसमें अपडेट है, अपग्रेडेशन है। देखिए, 3 वर्ड होते हैं, एक ओल्ड, एक अपडेट और एक एडवांस। मदरसों के अंदर हमने ये देखा कि मैं उसे ओल्ड लफ्ज़ अगर ताबीर करूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा, कि एक रविश उन्होंने बना ली और वो रविश जो है वो चली आ रही है, उसमें कोई अपग्रेडेशन या अपडेट वर्ज़न मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन स्कूल के अंदर क्या है कि आप अगर कोई चीज़ नहीं भी कर रहे हैं, तो जो एक सिस्टम है जिसे आप कहते हैं कि स्कूल बोर्ड, वो अपने आप में उस सिस्टम को ऊपर कर रहा है, लेके चल रहा है, उसे अपडेट कर रहा है, उसकी फ़िक्र वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो अपनी पूरी नेशनल थीम से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हमारा कोई स्कूल पीछे रह जाता है तो हमारी नेशन पीछे रह जाएगी, लेकिन अगर मदरसा पीछे रह जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि नेशन पीछे रह जाए। एक कौम पीछे हो सकती है, नेशन पीछे से नहीं हो सकती। लेकिन स्कूल का जो बोर्ड है वो उस पर कंटिन्यू इसलिए काम करता है कि अगर हमने इस पर काम नहीं किया, इसको अपग्रेड नहीं किया, इसको अपडेट नहीं किया, तो हमारी पूरी नेशन पीछे रह जाएगी। तो इसमें ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अगर सोते हुए भी चलने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़माना और उनका सिस्टम जगाता रहेगा। आपने जो एक बात कही कि स्कूल में जी, वो जनरल यानी सब पर जो है नज़र होती है, उसको सारी चीज़ों को लेकर के चला जाता है, जबकि मदरसे में सारी चीज़ पर उसको सिर्फ मुसलमान चलाते हैं, या पाठशालाओं को लेकर सिर्फ जो है हिंदू कम्युनिटी चलती है, संस्कृत पढ़ाने वाले जो चाहते हैं कि उनकी अपनी सभ्यता, अपनी जो है तहजीब बाकी रहे, तो वो उस चीज़ को पढ़ाते हैं, प्रोमोट करते हैं वो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या स्कूलिंग के ज़रिए भी कम्युनिटी का काम हुआ है हिंदुस्तान में? हाँ, ये आप हिस्ट्री का अगर मुताला करें तो मैं आपको सबसे पहले 2 कम्युनिटी के नाम आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और एक RSS हिंदू कम्युनिटी है। RSS का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसको जो NGO ने काम किया वो RSS NGO है उस पर। अब मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने 1600 ईस्वी से काम शुरू कर दिया था, और सबसे पहला मिशनरी स्कूल जो खुलने वाला है इंडिया के अंदर वो 1600 ईस्वी में है। 1600 ईस्वी के बाद कंटिन्यूस पे वो वर्क करते रहे। आज उनके जो इंडिया के अंदर स्कूल हैं वो 13,000 स्कूल इंडिया के अंदर हैं। उन 13,000 स्कूलों से वो खुद एजुकेशन का काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है अपने कल्चर का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, मेजॉरिटी में जो लोग आते हैं हमारे हिंदू भाई, तो उनकी जो संगठन है RSS, उसने सबसे पहला स्कूल अपना जो शुरू किया था वो 1946 में शुरू किया था, बट नामुनासिब हालात की बुनियाद पर जो है प्रतिबंध लगा और RSS को बैन किया गया। लेकिन 1952 में फिर RSS का बैन हटा और फिर उसका एक स्कूल शिशु विद्या मंदिर के नाम से शुरू हुआ, और फिर वो कंटिन्यू उसमें प्रोग्रेस करते चले गए, और आज उनके पास लगभग 21,000 स्कूल उनके पास है, लगभग 34.5 लाख स्टूडेंट उनके पास हैं।
क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जहाँ एजुकेशन का काम किया, वहीं उससे उन्होंने दुनिया के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया। इस्टेब्लिशमेंट में आप ये समझ सकते हैं कि 13,000 स्कूल हैं और एक अच्छा न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस लगभग समथिंग उसका नाम है। उसमें रिपोर्ट ये शाये हुई कि 13,000 स्कूलों से ये एनुअल जो इनकम करते हैं वो 13,000 करोड़ की करते हैं। और इसके अलावा जो सीट इनकी रिज़र्व रहती हैं, उन रिज़र्व सीट पर भी ये बिज़नेस कर लेते हैं, लगभग 2500 करोड़ समथिंग का। तो बहरहाल हमारा जो बताने का मकसद ये है कि एक तो एजुकेशन पे काम इन्होंने किया स्कूल के थ्रू, एक अपने कल्चर का काम किया, दूसरी बात ये है कि अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया, इकोनॉमिकली मजबूत भी हुए कि 13,000 करोड़ का बिज़नेस भी इसको कह सकते हैं। तो और एक और बड़ी बात मैं ये बताऊं कि इन 13,000 स्कूलों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 74 यानी 74% से लेकर के 80% तक वो दूसरी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के नहीं हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्टूडेंट लगभग 25 या 26% तक हैं, बाकी 74% अदर कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं। तो अदर कम्युनिटीज़ के बच्चे जो फीस पे कर रहे हैं उससे ये जो है अपना काम चला रहे हैं। इसी तरीके से जो RSS के वो स्कूल हैं 21,000 समथिंग, तो वो भी एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट उनका अपना है। लेकिन मुसलमानों के अंदर कौमी तौर पर आप देखिए कि उनके पास कौन सी स्कूल हैं। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि आप स्कूल की तरफ जब आएंगे या स्कूल आप चलाने की कोशिश करेंगे तो स्कूल के अंदर आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हमारे जो बिरादरान वतन हैं जी, उनके साथ डायरेक्टली उठना बैठना होगा स्कूल के अंदर। तो जब वो डायरेक्टली हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे तो एक फ़ायदा तो उसका ये होगा कि वो डायरेक्टली हमें समझेंगे। अभी क्या हो रहा है कि हम मदरसे में हैं, वो स्कूल में हैं, तो एक जनरेशन गैप इसको कह सकते हैं, एक गैप है, एक कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा है। लेकिन जब हम स्कूल खोलेंगे तो स्कूल के अंदर उनके बच्चे भी आएंगे पढ़ने के लिए, तो हमारा वो बिहेवियर देखेंगे, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए एजुकेशन में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो वो जब हमको समझेंगे तो हमारी इंसानियत को भी समझेंगे। तो जब वो हमारी इंसानियत को समझेंगे तो फिर वो उसको समझने के बाद में जो नफ़रतें हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। तो हिंदुस्तान के अंदर से अगर नफ़रतों को ख़त्म करना है तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें बढ़िया कदम स्कूल हो सकता है। स्कूल खोलें मुसलमान, और स्कूल के अंदर एजुकेशन की खिदमत करके अच्छे स्कूल खोल के नेशन की भी खिदमत करें। भाई मैं तो अपने आप को सबसे पहले मुहिब्बे वतन समझता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला हक़ है कि मैं वतन के लिए कुछ करूँ, और वतन के साथ साथ मैं अपने सारे सबके लिए सब कुछ करूं, और वतन की ही खिदमत इंसानियत की खिदमत भी होगी जी, है कि नहीं। अल-खल्क़ु अल्लाह पर अमल भी हो जाएगा। जी। तो स्कूल इसलिए बेस्ट है। दूसरी बात यह है कि अपडेट जितने भी उलूम हैं मदरसों के अंदर आप देख रहे हैं कि फ़िलोसफी वगैरह जो भी कुछ है वहाँ वो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर साइंस, अब साइंस में हम एक दोस्त हमारे हैं तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों से कोई परेशानी थोड़ी है, लेकिन हमें परेशानी है कि मुसलमान पढ़ नहीं रहे हैं। आप उनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए। APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान हैं तो हम तो उनको सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने ये बात कही। तो स्कूल से ये रास्ता हमें मिलेगा कि हम साइंस में, हम मेडिकल में, हम दूसरे उलूम में अपनी राहें बनाएं और उसमें जो है कारकर्दगी करके कौम की खिदमत करें, वतन की खिदमत करें। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप मौलाना साहब। यहाँ एक चीज़ समझने की है कि जब कोई मदरसा चलाता है या फिर संस्कृत जो है पाठशाला खोलता है तो उसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि वो अपनी तहज़ीब को महफूज करना चाहता है जी, वो अपनी तहज़ीब को आगे बढ़ाना चाहता है, ये उसका मकसद होता है। तो आपकी गुफ्तगू से तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हम स्कूल से भी ये काम ले सकते हैं। जी बिल्कुल। हम जो काम आप मदरसे से ले रहे हैं या मैं यहाँ संस्कृत से ले रहे हैं, पर आपकी बात रोकते हुए एक चीज़ ऐड कर दूँ कि आपको कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट आपको मना नहीं करता कि आप अपनी तहज़ीब की हिफाजत न करें जी, वो आपको तो देता है। बल्कि आप स्कूल बोर्ड का अगर जायज़ा लेंगे तो एफिलेशन के तौर पर जो जिन सब्जेक्ट्स को आपको एफिलेट करना रहता है जी, तो उन सब्जेक्ट्स में मुझे हैरत ये हुई कि अरबी पढ़ाने की भी आपको अथॉरिटी है,
आप अरबी पढ़ाइए। उर्दू पढ़ाने की भी अथॉरिटी आपको है कि आप उर्दू पढ़ाइए। आपको हिंदी कंपलसरी पढ़ानी है क्योंकि वो अपनी मातृभाषा है भाई, वो इंडिया की लैंग्वेज है, तो वो हमें जाननी चाहिए क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ की संस्कृति हमें कैसे समझ में आएगी। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक लैंग्वेज इंग्लिश लेनी ज़रूरी रहती है। तो हम अरबी भी जब पढ़ सकते हैं, हम उर्दू भी जब पढ़ सकते हैं, हम हिंदी भी पढ़ सकते हैं, तो हमें रोका किसने? आप अरबी, मुझसे मेरे एक साथी सीनियर साथी हैं, वो मुस्लिम इंटर कॉलेज चला रहे हैं मेरे इलाके में। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब कोई एक स्कूल मुझे दिखा दीजिए कि जिसमें मुसलमानों ने स्कूल खोला और उसमें अरबी लिया हो। या आप अभी न्यूज़ में जो है ये बात निकालिए कि मुझे स्कूल बोर्ड से अरबी पास आउट बच्चा चाहिए, आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो ये कमी किसकी है? ये गवर्नमेंट की कमी तो नहीं है, हमारे लिए है और हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हमारी कमी है ना। ये वाकई बहुत बड़ा गैप हो जाता है जी। जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं जी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वहाँ पर जब हम अरबी सेलेक्ट करते हैं, तो यानी ग्रेजुएशन के लिए बीए के लिए अरबी सेलेक्ट करते हैं, तो अरबी तो वहाँ जाके हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं। जी। अगर मदरसा बैकग्राउंड से हम ना आए या जो लोग नहीं आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो लोग अरबिक में उतने मजबूत नहीं होते हैं जितना उनको होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बैक में उनका कभी जो है अरबी से साबिक़ा ही नहीं रहा। अरबी के नाम पे मैं आपको एक लतीफ़ा बता दूं, एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जो हम तो अपने बच्चे को अरबी पढ़ाते हैं। उन्होंने बोला माशाल्लाह अरबी पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाते हैं? वो पूरा कायदा ख़त्म कर चुका है, यानी वो नाजरा को जी जी टैक्स समझ रहे थे। असल में मुसलमानों की ये ख़राबी है कि वो टेक्स्ट रीडिंग को दीन जान लेना समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग को वो कुछ वैल्यू ही नहीं देते। जी जी जी, ये सबसे बड़ी ख़राबी है। टेक्स्ट रीडिंग इसको कंप्लीट दीन समझ रहे हैं। बहुत अहम मौजू की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे नहीं क्योंकि असल मौजू की तरफ हमें वापस आना है। अब चूँकि आपकी इस बात से मुझे एक बात समझ में आई तो मैं उसको ऐड करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मदरसा बैकग्राउंड के बच्चों की आपने बात की, तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि स्कूल जो है दो तरीके के होते हैं, एक एफिलेटेड रेगुलर स्कूलिंग और एक होती है डिस्टेंस स्कूलिंग। इसमें मुझे जानकारी हासिल हुई और मैं खुशी से जो है पागल सा हो गया कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जो ख़राबी है वो ये है लैक इन्फॉर्मेशन। जी, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म किया कि आप इल्म हासिल कीजिए। अब इल्म का भी एक हमने ग्रुप बना दिया है कि यही इल्म है, हर किसी चीज़ की जानकारी वो इल्म है। तो हमें कैरियर गाइडेंस नहीं है असल में। तो जो ओपन स्कूलिंग होती है उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर आप मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे हैं आपके पास, या मदरसा बैकग्राउंड के लोग हैं, या मदरसे ही के लोग हैं, तो मैं उनको मशवरा ये देना चाहूँगा कि यार आप लोग एक काम ये कीजिए कि आप मदरसे में मदरसे की एजुकेशन तो कराइए, लेकिन जैसे गवर्नमेंट कह रही है, मैं उसको अच्छा समझता हूँ कि आप अपना फ्यूचर तो बनाइए, आप बच्चों का कैरियर तो बनाइए। तो मैं भी इस बात को कहूँगा कि आप बच्चों का कैरियर बनाइए, कम से कम ओपन स्कूलिंग जो है NIOS, नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग, इससे अपने बच्चों को डिस्टेंस से हाई स्कूल करा दीजिए, आप इससे इंटर करा दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसका सर्टिफिकेट इक्वल वैल्यूएशन है जो रेगुलर स्कूलिंग कर रहे हैं उसके। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप सिर्फ अरबी में नहीं जाएंगे ग्रेजुएशन के अंदर, आप अगर साइंस चूज़ करना चाहते हैं तो आप साइंस में भी जा सकते हैं, आप नीट में भी बैठ सकते हैं, आपके लिए तमाम राहें ओपन हैं। बट अगर आप इस ओपन स्कूलिंग को कर लेते हैं तो, लेकिन हमने स्कूलिंग ही को सिरे से छोड़ दिया है, इसलिए हम खस्ता हाल है। यहाँ पर एक बात ये आ रही है, जैसा कि आपने बयान किया कि RSS एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये एक बहुत बड़ा स्कूलिंग सिस्टम और निज़ाम को चला रहा है। उसके साथ साथ जो है जो ईसाई लोग हैं, जी जी, ये लोग भी जो हैं एक मुकम्मल निज़ाम को चला रहे हैं स्कूलिंग। लेकिन अगर कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो मुसलमानों के पास ही नहीं है। जी जी जी। और तालीम से अगर दूर हैं तो यही जी है। जी। और उसके पीछे बहुत बड़ी जो वजह है वो यही हो सकती है कि वो स्कूल ही से दूर हैं। जी जी। और मदरसे में जो जाते हैं तो मदरसे में जाने के बाद जो है वो फिर वो चीज़ें नहीं हासिल कर पाते हैं जो ज़माने की ज़रूरत होती हैं। ये भी तो जिस ज़माने में आप जी रहे हैं वो भी तो ज़रूरत है। जी जी। अगर आपका दीन आपके लिए ज़रूरत है, वाकई वो बहुत अहम चीज़ है। आपका सभ्यता, आपका जो है समाज है, आपकी कम्युनिटी है, आपकी तहज़ीब है, वो सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके साथ ये भी तो ज़रूरी है क्योंकि जो ज़िंदगी के लवाजिमात हैं
इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ सवाल एक पैदा ये होता है कि जब सब लोग काम कर रहे हैं तो एज़ ए मुसलमान क्या हम भी स्कूलिंग के ज़रिए से दावत का काम कर सकते हैं? आपने फरमाया कि दावत का काम जी। दावत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज है वो हमारे लिए रोल मॉडल है। हम नीचे घुसे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदाई 40 साल ज़िंदगी है वो किरदार को लेकर के है। आप इंटर तक दाई तो नहीं बनेंगे, इंटर के बाद ना आपको दाई बनने के लिए स्पेशलाइजेशन करना होगा जी। तो इंटर तक स्कूलिंग तो करवाइए। दूसरी चीज़ ये है कि इंटर तक वो काम कीजिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक किया था। आप क्या कीजिए, आप सच बोलिए, आप स्कूल में धोखा मत दीजिए, आप स्कूल के में अपने बच्चों को सच्चाई की तालीम दीजिए, उन्हें सच बोलने का सिखाइए, आप उन्हें मदद करना सिखाइए, आप उनका किरदार स्टेबल कीजिए। जब वो किरदार में स्टेबल हो जाएंगे तो आपको ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप दीन के करीब आइए, वो तो खुद कहेंगे ना कि ये तो मुसलमान का स्कूल है यार, इतना अच्छा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब वो सच बोलना आपने सिखा दिया, आपको उसने झूठ से महफूज कर दिया, आपने उसे गंदी हरकतों से महफूज कर दिया, तो मतलब ये तरबियत आपने दे दी, तो समाज के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल पहले किया था, 40 साल कंटिन्यू समाज की सेवा की थी, एक सामाजिक इंसान तो बन जाएगा। आप उसे मोहब्बत तो सिखाइए, आप उसे नफ़रतों से महफूज रखिए, ये काम आप कीजिए। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन के कोर्स करवाइए, दाई बनाइए, बाद में बनाइए। इंटर तक तो ये काम कीजिए, स्कूलिंग करना है ना आपको, आप इंटर तक ये काम कीजिए। सच्चाई पढ़ाने से किसने रोका आपको? कोई सी कम्युनिटी आपको सच्चाई पढ़ाने से ना रोकेगी। झूठ बोलने से किसने, झूठ बोलने को बुरा समझना किसने रोका है इससे? चोरी को कौन हराम नहीं समझता है? जुए को कौन गलत नहीं समझता है? इन सब चीज़ों की तालीम आप भी दीजिए। तो इंटर तक जो तालीम देने की है वो दीजिए, वो काम होगा आपका। आप अरबी पढ़ाइए, अरबी पढ़ जाएगा बच्चा, आपका कुरान पाक भी पढ़ लेगा। आप अरबी लैंग्वेज पढ़ाइए, आपका बच्चा कुरान भी पढ़ जाएगा, तो ये दावत का भी काम हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि आपके स्कूल से जब ये तालीम होगी मोहब्बत की, माँ बाप की सेवा की, खिदमत की, तो हर इंसान चाहता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, कि बुढ़ापे में मेरे बच्चे खिदमत करें। जब वो इस चीज़ को देखेंगे तो आप ही के स्कूल में भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो ये तो मैदान खाली है। हाँ, आप इसको सवाब समझ के दीन के तौर पे इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई भारी फ़ीस नहीं लेंगे और लोगों को जो है खिदमत गुजार बनाएंगे, अच्छे सच्चे लोग पैदा करेंगे हम। इस नीयत से अगर आप स्कूलिंग करेंगे तो आपको दीन का भी सवाब मिलेगा, आपसे अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह भी खुश होंगे, और यही पैगाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यही पैगाम जाएगा। यहाँ तक तो बात तो हो गई, लेकिन एक सवाल यहाँ पर, बुनियादी सवाल यह पैदा होता है कि आखिर मुसलमान स्कूली निज़ाम से दूर क्यों हो गए? इसके पीछे क्या रीज़न है आखिर? मैंने अभी शुरू में आपको बयान किया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जी, इन्वायरमेंट जी, इन्वायरमेंट माहौल जैसा होता है आदमी वैसा ही करता है। हुआ ये कि 100 सालों से पहले जो तालीमी निज़ाम था पूरे इंडिया का, वो स्कूली नहीं था, वो असल में मदरसे ही का निज़ाम था। और उस मदरसे में पढ़ने वाले लोग हकीकत में वो स्कूल में ही पढ़ने वाले होते थे जी। लेकिन जब 1921 में बोर्ड स्टेबल हुआ स्कूल के नाम पर, यूपी बोर्ड, उसके बाद 1929 में जो है CBSE बोर्ड स्टेबल हुआ, उसके बाद में इसमें अपग्रेडेशन आया 1954 समथिंग में। उसके बाद में जो है ये बोर्ड तो अपग्रेड होते रहे, लेकिन हम मदरसे वाले लोग ये समझते रहे कि जब हम उस वक्त कामयाब थे तो अब भी कामयाब होंगे, और ये थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। या फिर उनको एक डर सा रह गया कि अगर हम ये चीज़ अडॉप्ट कर लेंगे जी। तो फिर अपने दीन से दूर हो जाएंगे, इस तरह के ख्यालात। ये हो सकता है और रहा होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी में लोग मदरसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट जाते हैं तो उनको ये खौफ सताता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो हमारा कल्चर चेंज हो जाएगा। हम 9 साल वहाँ रहे और यहाँ 3 साल के लिए जा रहे हैं, तो 9 साल का असर 3 साल में कैसे ख़त्म हो जाएगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। या तो 9 साल जो है रंग चढ़ाया गया था वो कम चढ़ाया गया था, इस वजह से वो मदारिस पर बहुत तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मदारिस पे एतराज़ ही नहीं कर रहा हूँ, मदरसों को भी होना चाहिए भाई। वो तो
एक ग्रुप होना चाहिए जी। जैसे आपके 5 बेटे हैं, एक बेटे को दीनदार होना चाहिए, सही। 4 बेटों को जो है बढ़िया से एजुकेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए, ताकि वो बेचारा जो होगा उसकी किफ़ालत करें और वो इनकी आखिरत को दुरुस्त करें। ठीक है, मदरसों को भी होना चाहिए, लेकिन इंटर के बाद होना चाहिए। ये बहुत एक नुक्ता यहाँ से ये समझ में आया कि आपने जो कहा है जी कि 4 बेटों को आप जो हैं स्कूल से पढ़ाएं हैं जी, और एक बेटे को आप जो है मदरसे में या दीनदार उनको बनाएं। दीनदार तो सबको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक नुक्ता ये भी समझ में आता है कि जो 4 बच्चे यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 80%, बल्कि कह लीजिए 95% जी, जो हमारे बच्चे होते हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, और अफसोस हम उस तरफ तवज्जो नहीं दिए हुए हैं अब तक। ये और जो है 5% के लिए या जो है 4% के लिए हम जो है पूरी तवज्जो उस पर लगाए। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूँ जी। मदरसे ही सरासर कसूरवार नहीं है, ठीक है। कसूरवार हमारे स्कूल ना होना है, वरना हमारी 80% आबादी स्कूल में ही तालीम हासिल कर रही है जी। लेकिन चूँकि अपने स्कूल नहीं है जी। तो एक तो वो खुद ध्यान नहीं दे पाते कि हम किस लेवल पे पहुँचे हैं, किस लेवल पे नहीं हैं। आप अगर स्कूल में पढ़ने वाले अपने स्टूडेंट्स का जायज़ा लेंगे तो 90% स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का ये हाल है कि इक्वल एज एजुकेशन उनके पास नहीं है। मान लीजिए कि वो उनकी एज 16 साल है, 17 साल है, लेकिन उनकी एजुकेशन 3rd और 4th क्लास के इक्वल भी नहीं है। ये मेरा अपना सर्वे है। मतलब सर्वे करना तो ये होगा कि पूरी इंडिया का जायज़ा ले लो, लेकिन मैं ही कहता हूँ कि एक मस्जिद में रह कर के अगर अपने मुक्तदियों का जायज़ा ले लो तो 10-12 मस्जिदों में रहने के बाद में ये सर्वे क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारी उम्मत किस हाल में है। तो हमारे अंदर स्कूल सिस्टम में कमी है, इसलिए स्कूल को आना चाहिए। हाँ, अब स्कूल में सिलेबस क्या होना चाहिए इसको भी आपको समझना चाहिए जी। स्कूल के अंदर देखिए हर बोर्ड आपको ये चांस देता है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप अरबी भी पढ़ाइए, आप उर्दू भी पढ़ाइए, आप हिंदी भी पढ़ाइए। तो आप जब अरबी पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका दीन आ ही जाएगा ना उसके अंदर। भाई हर ज़बान जो है वो किसी न किसी रिलीजन से जो है जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। हिंदी है, हिंदुइज़्म सकाफ़त उसके अंदर मिलेगी। आप हिंदी पढ़ेंगे, NCERT की बुक उठा लीजिए आप, उसके अंदर श्री कृष्ण जी को पढ़ेंगे, आप रहें और भी लोगों को पढ़ेंगे। आप उसके अंदर जो है प्रार्थना पढ़ेंगे। आप उर्दू जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर प्रार्थना को दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ ईश्वर है, यहाँ जो है खुदा है। आप अरबी के अंदर जाएंगे तो खुदा को अल्लाह कहते हैं, ठीक है। वहाँ प्रार्थना को दुआ कहते हैं अरबी के अंदर भी। अभी हम जो अटके हुए हैं वो लैंग्वेज को ही लेके अटके हुए हैं, लेकिन जब स्कूल एक साथ सिमिलर चलेगा, किसको लेकर के, हिंदी को भी लेकर के, अरबी को भी लेकर के, तो ये गैप भी हमारा बहुत कम हो जाएगा। और जो हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अटके हुए हैं कौमी सतह पर कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी हल हो जाएगा। आपने जो बात कही कि हम लोग सिर्फ ज़ुबान पर उलझे हुए हैं, मैं बताऊं स्कूल और मदरसा भी ज़ुबान ही का फ़र्क है। जी जी, ये वरना अरबिक लैंग्वेज में जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं, अरबिक लैंग्वेज में खुद पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो वहाँ जो है स्कूल के लिए अल मदरसा का लफ्ज़ है। अल मदरसा, मदरसा आप बच्चे पोएम भी याद करते हैं जी कि या मदरसती या मदरसती। आप दुबई के अंदर जाएंगे तो वहाँ स्कूल पूछेंगे तो वहाँ मदरसा ही पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, अरबी पढ़ने का फ़ायदा एक तो मुसलमानों को ये तो होगा ही होगा कि मज़हब, दूसरा फ़ायदा इंटरनेशनल गल्फ़ कंट्रीज़ तमाम खाली हैं, वहाँ बिज़नेस के लिए जाएँ। जी जी। और सिर्फ मुसलमानों को क्यों होगा इसका फ़ायदा? इसका फ़ायदा जो है अदर्स कम्युनिटीज़ को भी होगा। भाई दुबई इस वक्त जो है बिज़नेस हब है, तो वहाँ कौन न जाना चाहेगा। अगर आप उठा करके देखें तो वहाँ हिंदू कम्युनिटी हमसे ज़्यादा है। सही बात। तो क्या उनको अरबी की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत। तो आप अरबी पढ़ाइए, खिदमत कीजिए, कौम की खिदमत कीजिए, वतन की खिदमत कीजिए। स्कूल और निसाब पर आपने मुख्तसर से गुफ्तगू कर दी है, लेकिन क्या निज़ाम तालीम, तरीक़ा तालीम है स्कूल के अंदर या निसाब है, इस पर मज़ीद कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? और भाई तरीक़ा तालीम तो वो हर 5 साल में अपडेट करते ही हैं जी, और अब हर 5 साल की बात छोड़िए, अब हर साल अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो तरीक़ा तालीम स्कूल का अपग्रेड है, अपडेटेड है, ठीक है, वो बेहतर है। वो अब तरीक़ा तालीम क्या होगा उसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सिलेबस मंथली सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है जी। एक तो ईयरली सिलेबस होता है,
ईयरली सिलेबस के अलावा वो उसको मंथली करके तोड़ के मंथली कर पढ़ाते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जबकि हमने मदारिस में ये देखा कि 6-6 महीने का सिलेबस होता है, तो वो कभी 3 महीने में ही हो जाता है, कभी पूरे 6 महीने में भी नहीं हो पाता है। तो ये तो तरीक़ा तालीम मुझे स्कूल का ज़्यादा बेस्ट लगा और ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, उसके पसंद आने की वजह भी ये है कि वो इक्वल टू एज चलता है, ज़माने के हिसाब से चलता है, तो वो तरीक़ा तालीम तो उसका बहुत बेहतर। आप पिछले कई सालों से मुसलसल स्कूल पर काम कर रहे हैं जी, अपने लखनऊ में बाज़ाब्ता बेहतरीन तजुर्बा भी किया है, तो आपके पुराने तजुर्बात की रोशनी में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने अब तक जो महसूस किया है, मैंने ये महसूस किया कि स्कूल खोलने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ख़ुद मुसलमान पहले मुत्तहिद हो गए। दूसरे कौमी बिरादरान तो के इत्तेहाद की बात तो बाद में है, लेकिन स्कूल खोलने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे मुस्लिम भाई उसमें मुत्तहिद हैं। मदरसे में जब आते तो मुझसे ये पूछा जाता था कि कौन से मसलब का मदरसा है, लेकिन स्कूल में मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि ये कौन से मसलब का स्कूल है। उसमें सबने आकर के एडमिशन कराया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वहाँ आकर के किसी ने ये भी नहीं पूछा कि ये मुस्लिम स्कूल है जी, तो हमारे हम वतन बिरादरान ने भी एडमिशन कराए। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे तो ज़्यादा इजी लगा, बहुत आसान लगा। आपने जो इजी का लफ्ज़ कहा ना, जी जी, तो उससे मुझे एक बात याद आई कि स्कूल में जी वालिदैन अपने बच्चे के फीस दे करके पढ़ाते हैं जी, और यहाँ पर एक मिजाज बन चुका है, चंदा करना है, चंदे से काम पढ़ना है, तो इससे भी फ़र्क काफ़ी पड़ता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम मुफीद और मालूमाती लगा होगा और इंशाअल्लाह हम इसी तरह मुफीद बातें आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। आपसे एक गुजारिश ये है कि यूट्यूब में जो हमारा चैनल चल रहा है, अगर अब तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम उसे सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल्स चल रहे हैं, वहाँ भी अल एहसान मीडिया सर्च करके, या फिर जो है कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से आपको अगर कहीं मिल जाए तो हमसे जुड़े रहें, ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप तक बआसानी पहुँच सकें, और ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि हम यहाँ पर बैठ करके कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब कोई ज़ुबान नहीं समझता है, यूट्यूब सिर्फ एल्गोरिदम की ज़ुबान समझता है। तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को उसी वक्त पता चलेगा जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। तो उम्मीद है आप हमारे एक रिक्वेस्ट को भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम आम तौर पर रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसी के साथ आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to Al Ehsan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.